हेलो गाइस, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है, कंपनी आईपीओ क्यों इशू करना चाहती है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करूंगा। भारत की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी, हर कंपनी का एक ड्रीम होता है कि वो आने वाले टाइम में आईपीओ इशू करे। आईपीओ इशू करने के उसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न नंबर 1 कि वो अपना नाम फेमस करना चाहती है। किस सेक्टर में? फाइनेंस सेक्टर में, ऑल वर्ल्ड में, ऑल इंडिया में। इसके बाद दूसरा रीज़न, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि कंपनी को एक न्यू फैक्ट्री ओपन करनी है। और न्यू फैक्ट्री वो इसलिए ओपन करना चाहती है क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रही है। और प्रोडक्शन वो तभी बढ़ाएगी जब उसके पास और सारी कंपनी होंगी। और कंपनी ओपन करने के लिए उसे फंड की ज़रूरत है। और फंड उसे देगा कौन? या तो आईपीओ से उसे फंड मिलेगा, या फिर वो बैंक के पास जाएगी तो बैंक उसे फंड दे सकता है। प्रोडक्शन बढ़ाने से उसके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि डिमांड हो रही है इंडिया में किसी चीज़ की, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसे फैक्ट्री चाहिए, ज़मीन चाहिए, मशीनरी चाहिए, इसके साथ उसे वर्कर्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, तब जाके वो प्रोडक्शन बढ़ा पाएगी। तो आईपीओ इशू करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, यानी उसको फंड की बहुत ज़रूरी है। अब उसे फंड कम से थोड़ा बहुत तो चाहिए नहीं, 100 करोड़ फंड चाहिए। अब 100 करोड़ फंड उसे कोई नॉर्मल पर्सन तो दे नहीं सकता है। बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो उसे फंड प्रोवाइड कर सकता है। तो एक काम करते हैं, बैंक के पास चलते हैं। बैंक से डिस्कस किया, पूछा बैंक के मैनेजर से कि मुझे 100 करोड़ का फंड चाहिए, क्या आप फंड दे पाएंगे? बैंक के मैनेजर ने कहा हाँ, मैं आपको फंड दे सकता हूँ, लेकिन कुछ शर्तें हैं, हमारे कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, मान जाएंगे। कंपनी वाले बोले हाँ ठीक है, बताओ आपके क्या रूल रेगुलेशन है। तो बैंकिंग सेक्टर ने कहा देखिए ऐसा है, विजय माल्या फ्रॉड हुआ, इसके बाद नीरव मोदी हुआ, हर्षद मेहता, बहुत सारे बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं, और सारे बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर वर्स्ट पड़ा हुआ है। इससे अच्छा है कि आपको जो रूल रेगुलेशन समझ में आए तो मुझे बता देना। पहला रूल नंबर 1, आपको 12% इंटरेस्ट लगेगा। उस इंटरेस्ट का 12% आपको एवरी ईयर पे करना पड़ेगा, यानी 1 करोड़ पर आपको 12 करोड़ रुपए एवरी ईयर पे करना है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 4th ईयर और 5 ईयर्स, यानी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5वीं साल के एंड में आपको 112 करोड़ पे करना पड़ेगा। यानी जो अमाउंट आपने लिया है वो ऑल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आपको दोनों देना होगा, तब जाके आपका सक्सेस हो पाएगा। ओके ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अब कंपनी उसके लिए रेडी नहीं है। कंपनी उसके लिए रेडी इसलिए नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं है कि कंपनी आने वाले 2 या 3 साल में सक्सेस ही होती रहे। हो सकता है कोई साल ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन बन जाए जिसकी वजह से कंपनी अपना डाउन ट्रेंड बना ले। सारी कंपनी जरूरी नहीं है कि अपना कंटिन्यू परफॉर्मेंस बेस्ट देती रहे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल कंटिन्यू नहीं दे सकती हो। अगर उस टाइम पर कंपनी के पास पैसे नहीं हुए और वो बैंक को वापस नहीं लौटा पाई, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। या फिर अभी देख रहे हो आप, कोरोना वायरस पिछले 3 साल से चल रहा है। 3 साल में इंडिया बंद था, शटडाउन पड़ा हुआ था, ना तो कोई कंपनी प्रॉपर वर्क कर पा रही थी, ना कोई फैक्ट्री प्रॉपर वर्क कर पा रही थी। ऐसी सिचुएशन में कंपनी लॉस में जा रही थी। बहुत सारी छोटी मोटी कंपनी वो हैं, वो तो बंद ही हो गई थी। बड़ी कंपनी, कुछ एमएनसी कंपनी, वो कंटिन्यू रन कर रही थी। अब जरूरी नहीं है कि ये एमएनसी में इसकी गिनती आ जाए जो आईपीओ इशू करने जा रही है। जरूरी नहीं है कि ये इतनी बड़ी कंपनी हो कि ये बंद होने के बाद भी अपने आप को आगे रन करवा पाए, ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए आने वाले टाइम में अगर ये फंड रिटर्न ना कर पाए बैंक को, तो बैंक तो जाके इनके सारे एसेट्स जब्त कर लेगी और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स लाके अपने बैंक के लॉकर में रख लेगी। अभी यूक्रेन और रूस के बीच आप देख रहे हो कैसी वॉर छिड़ी हुई है। तो यूक्रेन में अगर ऐसी सिचुएशन बन सकती है तो क्या अदर कंट्री में भी बन सकती है। इसलिए काम वो करो जिसमें आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो कंपनी ने बोला कि हम लोन नहीं लेंगे, फाइनल डिसीजन है, अब लोन नहीं लेना है। तो अब कहाँ से पैसा अरेंज करें? थोड़ी बहुत पैसा चाहिए हो तो फिर किसी से मांग लें, लेकिन चाहिए कितना है? 100 करोड़ रुपए। और 100 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते। कंपनी ने एक मीटिंग बुलाई किसी 5 स्टार होटल में। उस मीटिंग में डिस्कशन हुआ, उन्होंने सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स को बुलाया और डिस्कशन किया कि आप लोग कितना कितना पैसा अरेंज कर सकते हो। किसी एक पर्सन ने हैंड रेज किया और बोला कि मैं आपको 6 करोड़ रुपए दूंगा। ऐसे ऐसे करते करते 10 लोगों ने 6-6 करोड़ रुपए दिए, तो उनके पास 60 करोड़ रुपए हो गए, यानी 60 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट हो गया। अब 60 करोड़ रुपए अरेंजमेंट होने के बाद 100 में 60 मिल गए, बचे कितने? 40 करोड़। अब 40 करोड़ का अरेंजमेंट करना है। अब 40 करोड़ कौन देगा? अब बात आती है ये। तो एक काम करते हैं, 40 करोड़ के लिए हम आईपीओ इशू करते हैं। मार्केट में आईपीओ लाते हैं, आईपीओ से पब्लिक से फंड लेंगे और पब्लिक को
आईपीओ सेल करेंगे, आई मीन शेयर्स देंगे उनको, कंपनी की ओनरशिप देंगे और उनसे हम पैसे लेंगे। अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छा है। चलो आईपीओ इशू करते हैं। अब आईपीओ इशू करने से पहले कंपनी के पास बहुत सारे क्राइटेरिया होना चाहिए, तब जाके वो आईपीओ इशू कर पाए। पहला क्राइटेरिया कंपनी के पास ये है कि कंपनी के पास पिछले 3 सालों से कंटिन्यू परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह कि उसके पास 3 करोड़ रुपए होना चाहिए और उस 3 करोड़ का 50% उसके पास हार्ड कैश होना चाहिए, तभी जाके वो कंपनी आईपीओ इशू कर पाएगी। दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि जितने का वो आईपीओ इशू कर रही है उसका 5 गुना फंड कंपनी के पास, यानी उसकी ओवरऑल वर्थ, नेटवर्थ कंपनी की होनी चाहिए। 100 करोड़ का आईपीओ इशू करने वाली कंपनी के पास 500 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, तब जाके वो कंपनी आईपीओ इशू कर पाएगी। दूसरा रीजन ये है। तीसरा ये है कि आईपीओ इशू करने वाली कंपनी जब मार्केट में सक्सेस हो जाएगी और सक्सेस होने के बाद जब वो एक्सचेंज में लिस्ट होगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको पिछले 3 साल की मतलब वार्षिक रिपोर्ट जमा करनी पड़ेगी। किसके पास? एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज के पास रिपोर्ट जमा करने के बाद वो कंपनी उसमें ही लिस्ट हो सकती है। किसमें? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। अगर वो 3 साल की रिपोर्ट नहीं देती है तो उसको एक्सचेंज मना कर देगा लिस्ट करने से। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके कंपनी आईपीओ इशू कर सकती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके कंपनी किसके पास जाती है? सेबी के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वहाँ जाती है, वहाँ जाने के बाद वहाँ प्रेजेंटेशन देती है और 2-4-10 लोग जाते हैं, कंपनी के मैनेजर वहाँ प्रेजेंटेशन देते हैं सेबी के सामने और सेबी को समझाते हैं कि हमारी कंपनी का नेम फेम ये है, हमारी कंपनी के बैलेंस शीट ले जाए, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, हमारी कंपनी की मार्केट वैल्यू आप देख लीजिए, हमारे पास ये जो आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स वो सारे हैं। मैं आईपीओ इशू करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है, मुझे अथॉरिटी दो कि मैं आईपीओ इशू करूं। इसके बाद सेबी सारी चीज़ों को चेक करती है, चेक करने के बाद फिर फाइनली अथॉरिटी देती है। वैसे तो भारत में एवरी डे एक सेबी के पास न्यू कंपनी जाती है आईपीओ इशू करवाने के लिए। सर मुझे आईपीओ इशू करवाना है, सर मुझे आईपीओ इशू करवाना है। हर कंपनी को नहीं दे सकती, वो इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्स इधर उधर से अरेंज किए, थोड़ी बहुत उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हुए, कुछ इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाए और सेबी के सामने प्रेजेंटेशन दिया। उनको लगता है आईपीओ इशू सक्सेस हो या ना हो, आईपीओ के नाम से अगर कंपनी मार्केट में फैल गई कि भाई इस कंपनी का आईपीओ इशू आना है, आईपीओ आ रहा है, तो वो कंपनी वैसे भी फेमस हो जाएगी, उन्हें ये कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ कंपनी रियलिटी जेन्युइन कंपनी होती हैं जो मार्केट में आईपीओ लाती हैं और उन्हें सक्सेस भी होना है और वो सक्सेस होना चाहती हैं क्योंकि सच में वो प्रोडक्शन बढ़ाना और एक नई फैक्ट्री डालना चाहती है। कुछ कंपनी सिर्फ नेम के लिए आ जाती हैं, तो सारी कंपनियों को सेबी अथॉरिटी नहीं देता है। क्यों? क्योंकि पहले वो सारी चीजें चेक करता है, बहुत ही बारीकी से चेक करता है कि वाकई ये कंपनी का नेम फेम है, क्या पब्लिक चाहती है कि ये कंपनी आईपीओ लाए। ऐसा तो नहीं कि मैंने अथॉरिटी दे दी, वो कंपनी मार्केट में आईपीओ लेके आई और पब्लिक ने आईपीओ ही ना लिया हो। ऐसी सिचुएशन ना बन जाए। अगर ऐसी सिचुएशन बनी और अगर सेबी ने हर कंपनी को अथॉरिटी देना स्टार्ट कर दी और 2-3 महीने कंटिन्यू 3-4 आईपीओ 10 आईपीओ आते रहे और पब्लिक आईपीओ बाय करती रही और पब्लिक को लॉस होता रहा, फिर तो सेबी को प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी क्योंकि सेबी नहीं चाहती है कि इन्वेस्टर्स लॉस में जाएं। इसलिए सेबी उसी कंपनी को अथॉरिटी देती है जिस कंपनी का मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी हो। अगर मार्केट वैल्यू अच्छी है तभी वो कंपनी, उसको सेबी को 110% श्योर होता है कि जो कंपनी आईपीओ इशू करने जा रही है वो 110% सक्सेस होगी क्योंकि पब्लिक कंपनी के आईपीओ खरीदेंगे तब तो जाके उनको प्रॉफिट होगा। हर कंपनी को अथॉरिटी देगी और पब्लिक ने खरीदे तो पब्लिक हर बार लॉस में जाएगी, तो सेबी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त सेबी बहुत सोच समझ के कंपनी को अथॉरिटी देती है। जैसे एलआईसी को दी थी, एलआईसी फॉर एन एग्जांपल मैं किसी से 300 रुपए मांगने जा रहा हूं, मुझे 900 रुपए मिल जाए। एलआईसी का आईपीओ 3 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था, 3 टाइम। सोचो आप, तो एलआईसी का आईपीओ इतना सक्सेस होने के बाद भी अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, उसका प्राइस मेरे भाई लॉस में चल रहा है। वो जिस पर्सन ने एलआईसी में इन्वेस्टमेंट किया था वो अभी भी लॉस में चल रहे हैं। हर जगह एलआईसी छाया हुआ था, पागल थे लोग एलआईसी के लिए, लेकिन अब देखो आप वो लॉस में चल रहे हैं। मैं कितनी कंपनी आपको गिना दूं जो टॉप लेवल की कंपनी है, उनका आईपीओ आया, सक्सेस हुआ, लेकिन अभी वो डाउन ट्रेंड में है। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो सक्सेस हो गई हैं, जिनकी उम्मीद नहीं थी और वो मार्केट में सक्सेस हो गई हैं।
तो सारी कंपनी आईपीओ इशू नहीं कर पाती हैं, कुछ कंपनी आईपीओ इशू कर पाती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं। सेबी के सामने से प्रेजेंटेशन होने के बाद सेबी ने अथॉरिटी दी, अथॉरिटी देने के बाद कंपनी रिटर्न वापस आती है, रास्ते से अंडरराइटर और मर्चेंट बैंकर को हायर करती है। हायर करने के बाद कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं मर्चेंट बैंकर और अंडरराइटर, लेजर चेक करते हैं, बजटिंग चेक करते हैं। ये सारी चीजें चेक करने के बाद कंपनी की एक वैल्यू निकालते हैं कि एक्चुअल में इस कंपनी की वैल्यू क्या है, यानी फेस वैल्यू बोल सकते हैं हम उसको, और शेयर्स भी बोल सकते हैं। ये सारी चीजें चेक करने के बाद कंपनी की एक वैल्यू निकालते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल किसी एक कंपनी की वैल्यू उनने 100 निकाली कि इसकी वैल्यू जो है वो 100 है। चाहिए कितना था हमें? 40 करोड़ रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 40 करोड़। अब 40 करोड़ रुपए चाहिए और शेयर्स की वैल्यू कितनी निकली? 100। तो एक काम करते हैं कि कितनी पब्लिक हमको चाहिए, 40 करोड़ से 100 को डिवाइड कर दो। मैंने 40 करोड़ से 100 को डिवाइड किया तो कितना आया? 40 लाख निकल के आया। जो 40 लाख निकले हैं मेरे दोस्त, दिस इज कॉल्ड इज पब्लिक। ये है पब्लिक। यानी 135 करोड़ की पॉपुलेशन में, यानी 14 से 15 करोड़ जो डीमैट अकाउंट एक्टिव हैं, उनमें से सिर्फ मुझे 40 लाख पब्लिक चाहिए जो 100 रुपए अरेंज भी करे ना तो वो 40 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट कंपनी का हो जाए। ऐसे लगाते हैं आईपीओ वाले आइडिया कि 40 करोड़ रुपए चाहिए, 100 से डिवाइड करो, 40 लाख निकल के आया। 40 लाख, दिस इज कॉल्ड इज पब्लिक। 100 जो था जिससे मैंने डिवाइड किया, दिस इज कॉल्ड इज शेयर प्राइस। ये शेयर प्राइस है। 40 लाख की पब्लिक 100 रुपए अगर अरेंज करेगी तो उनका 40 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा। यानी 60 करोड़ कंपनी के ओनर ने अरेंज किया, बाकी बचा हुआ किसने अरेंज किया? पब्लिक ने अरेंज किया 40 करोड़। उनका टारगेट 100 करोड़ का था, वो उनका 100 करोड़ हो गया। ऐसे निकालते हैं शेयर्स की वैल्यू। इसके बाद आप जाके मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जा सकते हो। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आप ओपन करोगे, वहां नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, इसके बाद वहां आईपीओ लिखा रहेगा। आईपीओ पे क्लिक करोगे तो वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। आईपीओ की इशू डेट मिल जाएगी, प्राइस रेंज मिल जाएगा, इसके बाद आपको लॉट साइज मिल जाएगा, पर कॉस्ट क्या चल रहा है लॉट का वो आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी और अपकमिंग आईपीओ मिल जाएंगे कि आईपीओ कब आ रहा है, कौन सा आ रहा है, अभी आईपीओ कौन सा चल रहा है, किस आईपीओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उसके ऊपर आप कंपनी के ऊपर क्लिक करोगे तो कंपनी की पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी की बैलेंस शीट चेक करो, कंपनी का लेजर चेक करो, उसकी बजटिंग चेक करो, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड चेक करो कि वो कंपनी कैसी थी, उसका परफॉर्मेंस कैसा था, क्या वाकई ये कंपनी में मैं आईपीओ लेने वाला हूँ, ये कंपनी सक्सेस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इस सारी चीज़ों को चेक करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना। ऐसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे तो फिर लॉस में जाओगे, क्योंकि आप CNBC न्यूज़ देखते हो या किसी फ्रेंड ने आपको कॉल करके बता दिया, हेलो भाई इसका आईपीओ आ रहा है, खरीदना है क्या आपको? आपने बोला हाँ मैं भी खरीद लेता हूँ, तुम भी खरीद रहे हो तो मैं भी खरीद लेता हूँ। ऐसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि ऐसे तुक्का लगाने से स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाओगे। वो चाहे स्टॉक मार्केट हो या आईपीओ हो, इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी, हाँ एक ही जगह है बैंक, जहां आपको 7% या 6% गारंटेड रिटर्न मिलेगा। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पे आप बोलो कि हमको मेहनत ना करने पड़े और प्रॉफिट मिल जाए। इम्पॉसिबल है, आपको मेहनत करना पड़ेगी। आप जॉब कर रहे हो, आपको स्टॉक मार्केट या फिर आईपीओ के बारे में रिसर्च करना पड़ेगी, आपको कंपनियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने पड़ेंगे, बुक्स पढ़ना पड़ेंगी या फिर न्यूज़ रीड करना पड़ेगा, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगी। थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।